करें सर। नमस्कार। देवी अहिल्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, कैंसर फ्री इंडिया। अभी हम लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर हमने भी ये तय किया है कि हमारा जो देश है उसको कैंसर फ्री किया जाए, क्योंकि कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हमारी जीवन शैली, साथ में हमारे द्वारा जो भोजन हम लोग कर रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल, इसके अलावा नशा, ये बहुत सारे एक कारण हैं जो कैंसर को हमें पैदा कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ नोन फैक्टर हैं, कुछ अननोन फैक्टर हैं। नोन फैक्टर में कहना चाहूँगा कि जैसे सबसे ज़्यादा हमारे देश में युवा वर्ग, साथ में जो छोटे बच्चे हैं जो 10 साल 12 साल के हैं, और वो अपनी लाइफ के अंदर तंबाकू का सेवन करना प्रारंभ करते हैं। और हम ये देखते हैं कि वो युवा वर्ग युवा होते होते वो कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। इसके अलावा तंबाकू खाना और साथ में तंबाकू का सेवन करना स्मोकिंग के रूप में, हमारा जो युवा वर्ग है, जो हमारे यूथ है, यंगस्टर हैं, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर शो ऑफ करने का भी आज का समय ज़माना चल रहा है। उसके अंदर स्मोकिंग का, हुक्का बार का प्रचलन आजकल शहरों में चल रहा है, और ये एक शौक के बतौर लिया जाता है, परंतु ये नशा एक आदत के रूप में हमारे जीवन में जुड़ जाता है और धीरे धीरे ये हमारे जीवन का एक आवश्यक पार्ट बन जाता है। और ये नशा धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला करते जाता है और हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी से ग्रसित कर देता है। तो स्मोकिंग, जिसके अंदर मैं कहूँगा कि टोबैको का बहुत ज़्यादा हम खाने के रूप में लें या पीने के रूप में लें, ये हमारे युवा वर्ग को बहुत इस कैंसर बीमारी से ग्रसित कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे अल्कोहल का यूज़ करना, शराब का सेवन करना। अत्यधिक शराब सेवन करने से भी कैंसर की बीमारी फैल रही हैं, जिसका सीधे हमारा जो इफ़ेक्ट है हमारे मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है। हमें गैस्ट्रिक अल्सर के रूप में, एसिडिटी के रूप में, साथ में लीवर कैंसर के रूप में, सिरोसिस ऑफ लीवर के रूप में ये बीमारी धीरे धीरे फैल रही है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं या हमारे ऐसे सारे जो एक अपनी एज गुजार चुके होते हैं, वो लोग सुपारी का सेवन कर रहे हैं। सुपारी भी एक प्रकार से कहते हैं कि लिमिट में ली जाए तो स्वास्थ्य को ठीक करती है, परंतु अधिक मात्रा में लेने से ये भी कैंसर को बढ़ा रही है, जिसके अंदर पैनक्रेटिक कैंसर, गॉलब्लैडर कैंसर, कोलोन कैंसर, ये अधिक सुपारी, अधिक गुटखा सेवन करने से, अधिक पाउच खाने से ये बीमारियां हो रही हैं। तो ये तो एक कैंसर के एक नोन फैक्टर हो गए। इसके अलावा कैंसर के अननोन फैक्टर हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ये हमारे हाथ में ही नहीं है। वो है पेस्टिसाइड्स का उपयोग। हमारा जो भोजन है वो एक प्रकार से हम जहरीला भोजन ही हम अपने खाने में उपयोग कर रहे हैं, और ये पेस्टिसाइड्स हमारे जो किसान हैं, जो अन्न को, हमारे जो अन्नदाता हैं, जो अन्न को उगाने का काम करते हैं, उनके द्वारा पिछले 30 सालों के अंदर पेस्टिसाइड्स का उपयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है। पेस्टिसाइड्स का ये है कि पेस्टिसाइड के उपयोग करने से हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ा है। हमारा देश आत्मनिर्भर फसलों के मामले, अन्न के मामले में हो गया है, परंतु हम आत्मनिर्भर तो अन्न के लिए क्षेत्र में हो गए हैं, परंतु ये जो फर्टिलाइज़र है, ये जो खाद है, ये जो हम रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, ये कैंसर को दावत दे रहा है।
ये कैंसर को फैला रहा है। चूँकि हमारा भोजन, हम जब गेहूं का उपयोग कर रहे हैं रोटी के रूप में, हम वेजिटेबल्स का उपयोग करते हैं, हम देखते हैं भिंडी है, गोभी है, पत्ता गोभी है, गिलकी है, बैगन है, हम जो भी हरी सब्जी यूज़ कर रहे हैं उन सभी के अंदर पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं ताकि उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि कीड़े पड़ना फसल के लिए अच्छी बात भी है, परंतु हम उनको मार देते हैं, तो उससे ये जो बीमारी हम उसको खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स को उपयोग कर रहे हैं और हमें कैंसर हो रहा है। तो ये अननोन फैक्टर हैं जिसके अंदर हम इससे बच नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत सारे कैंसर के कारण बताए हैं और आप और हम सब जानते हैं कि कैंसर डे बाय डे फैलता जा रहा है। आज से 30 साल पहले कैंसर हज़ारों लोगों में 1-2 लोगों को होता था, परंतु आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास के अंदर 50 लोग 100 लोग के बीच के अंदर भी कैंसर के मरीज हमें मिल रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर अधिकतर जो कैंसर के मरीज आ रहे हैं वो है माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, जिसके अंदर टंग कैंसर है, साथ के अंदर बकल म्यूकोसा है। इसके मैक्सिमम केस हैं और ये जो केस आ रहे हैं, ये इन केस के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं वो युवा वर्ग है। 18 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों को माउथ कैंसर ज़्यादा हो रहा है। ऐसे लोग जो 10 साल 15 साल से तंबाकू सेवन करते आ रहे हैं, उनको एक छाले के रूप में, एक जीभ के अंदर, उनके गाल के अंदर एक छाला हो जाता है और वो धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेता है। और हम देखते हैं कि जब तक उनको पता लगता है वो बीमारी पूरे शरीर के अंदर मेटास्टेटिक स्टेज में पहुंच जाती है, लिम्फोडेनोपैथी हो जाती है और इसका इलाज करते करते ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये कहेंगे कि युवा हमारा जो है, हमारा भारत का, देश का जो नव निर्माण करता है, वो युवा उस नशे के चक्कर के अंदर अपना जीवन ख़त्म कर देता है। जिसने अपनी लाइफ को स्टार्ट ही नहीं की है या अपनी लाइफ उसने स्टार्ट की है, जिसको 2 साल 5 साल हुए हैं, जिसके 1-2 बच्चे हैं, तो पूरा परिवार उस स्थिति को भुगतता है। तो ये सबसे बड़ा एक कारण हम मानते हैं। दूसरे नंबर पे जो डिसीज़ कैंसर के रूप में आती है वो लीवर कैंसर के रूप में आती है। तो लीवर कैंसर का मुख्य कारण अल्कोहल तो हम मानते ही हैं, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का उपयोग भी है, पैनक्रेटिक कैंसर है, गॉलब्लैडर कैंसर है, कोलोन कैंसर है। हम देखते हैं कि शुरू के अंदर पाइल्स के रूप के अंदर बीमारी आती है, फिर वो एक प्रकार से रेक्टम कैंसर के रूप में ले लेती है, इंटेस्टाइनल कैंसर के रूप में ले लेती है। तो इस प्रकार से ये बीमारियां, ये कैंसर का रोग फैलता जा रहा है और कैंसर जब एक किसी भी भाग में होता है तो पूरे शरीर के अंदर कैंसर, हमारा कैंसर ग्रसित वो शरीर हो जाता है। तो इससे हमें बचाव की बहुत सख्त आवश्यकता है और इससे हम खुद बच सकते हैं। ये हमारा कैंपेन, यही कैंपेन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक तक हमारी एक बात पहुँचे और वो युवा, वो बुज़ुर्ग, वो परिवार का मुखिया ये प्रण लें कि अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने बहन को वो तंबाकू खाने से रोके। और तंबाकू का सेवन ही यदि हम बंद कर दें तो हम 50% कैंसर से बचाव हम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो कैंसर हो रहा है वो तंबाकू, टोबैको च्यूइंग से हो रहा है। तो ये हमें पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। तो हम 50% कैंसर से जंग तो हम यूँ ही जी सकते हैं। दूसरा, ये अपेक्षा सरकार से की जाती है कि सरकार ने अपना एक कानून भी बनाया। सरकार ने गुटखे के पाउच पे, बीड़ी पे, सिगरेट पर, शराब के ऊपर लिख दिया कि नशा करने से जीवन समाप्त होता है। पाउच पे एक फ़ोटो बना दिया और जिसमें ये बता दिया कि कैंसर होने से ये स्थिति बनती है, कैंसर एक मौत है, ये भी गुटखे भी लिखा हुआ आ रहा है। परंतु वो युवा, उसको पता है कि वो मौत को आगोश में ले रहा है, परंतु वो फिर भी ये चीज़ को खा रहा है। तो सरकार को उस पर टैक्स मिल रहा है, तो सरकार इस पर टैक्स ना ले, इसको पूर्ण रूप से बंद करे। आज से 15 साल पहले ये मुहिम भी चली थी कि इसको बंद कर दिया जाए, सार्वजनिक रूप से इस पर रोक लगाई गई थी। परंतु कुछ समय बाद आज फिर आप जहाँ भी जाएंगे आपको गुटखे बेचने वाले, पान की दुकान, गुटखे की दुकान, तंबाकू की दुकान आपको हर कहीं मिलेगी।
तो ये सबसे बड़ा एक कारण है। तो सरकार को गुटखे पे, तंबाकू पे, टोबैको पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। दूसरा एक सजेशन मेरा ये भी है सरकार से है कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम किया जाए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। हम देखते हैं कि हमारे अस्पताल के अंदर किसान आते हैं, हम ये कहते हैं कि किसान सबसे ज़्यादा स्वस्थ माना जाता है, क्योंकि उसके घर में गाय है, भैंसें हैं, उसके घर में खेती वो कर रहा है, वो ताज़ा वेजिटेबल्स वो खाता है, ताज़ी सब चीज़ें खाता है, दाल अपने यहाँ उगाता है, तो वो खुद दाल को अपने प्रोसेस करता है, उस पर केमिकल नहीं होती है, वो केमिकल फ्री दालें होती हैं, उसको वो खाता है। परंतु किसान भी इस कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। उसका मेन वजह यही है कि किसान उस पेस्टिसाइड्स को, उस रासायनिक खाद को लाता है, अपने घर में उसको वो स्टॉक करता है। उसको जब वो खेत के अंदर जब अन्न को उगाता है तो उसको पेस्टिसाइड्स को उपयोग करता है, उसका वहाँ पे छिड़काव करता है, तो वो सब चीज़ें भी उसके शरीर के अंदर वो आती हैं, उसके सांसों में पहुँचती हैं और उन्हें कैंसर हो रहा है। तो एक किसान जो है वो खुद अपना बचाव कर सकता है यदि वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करे और पूर्ण रूप से बंद कर दे। तो इससे जो हमारे आम नागरिक हैं उनको ऑर्गेनिक फूड उनको मिलेगा, जैसे हम मिलते हैं। आज से 30 साल या 40 साल पहले 1980 के दशक के अंदर हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। हम जो हमारे जो पशु होते थे उनका जो गोबर होता था, जो हम बोल रहे हैं आज की तारीख में हम उसको गोधन बोल रहे हैं, गोबर भी एक धन के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार ने तो इसके लिए एक मुहिम चलाई है, वो उस गोबर को खरीद रही है किसान से और उसका वो अन्य चीज़ों पर इस्तेमाल कर रही है। तो इस प्रकार भी सरकारें भी काम कर रही हैं। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम में हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी ने भी एक आह्वान किया है, किसानों से भी किया है, जनता से भी किया है कि मध्य प्रदेश सरकार भी ये चाह रही है कि अधिक से अधिक ऑर्गेनिक खेती का इस्तेमाल हो, ऑर्गेनिक खेती किसान करे, इसके लिए बढ़ावा दे रही है। परंतु अभी कथनी और करने में बहुत अंतर है। अभी ये चीज़ अभी हम कहेंगे कि हमने फाइलों में चलाई है, अभी ये चीज़ सामने नहीं आई है। तो यदि ऑर्गेनिक फसल यदि पैदा होना चालू हो जाएगी तो हमारी इम्यून सिस्टम बहुत डेवलप हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो कैंसर जैसी घातक बीमारियों से तो हम बचेंगे। साथ में रीनल डिसीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, हार्ट की डिसीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, लीवर की डिसीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन सब बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तो ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक भोजन हमें फिर से नव जीवन, नव शक्ति हमें दे सकता है। तो इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता है। तो ये एक मैंने आपसे सब बातें भी शेयर की है, और हमें सभी लोगों को एक प्रण लेना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को, ऑर्गेनिक चीज़ों को बढ़ावा दें, अपनी लाइफस्टाइल को हम चेंज करें। हमारा यदि हमारे घर के अंदर हमारे यहाँ आंगन है, यदि खुली जगह है, तो हम खुद कुछ सब्जियां हम अपने गमले के रूप में, अपने किचन गार्डन के रूप में हम पैदा कर सकते हैं, जिसके अंदर की पेस्टिसाइड हम नहीं डालेंगे और हम वैसे ही उसको लगाएंगे, तो निश्चित है कि कुछ तो हम उस चीज़ से हम बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको यदि हम करें तो कैंसर जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं और अन्य लोगों को भी बचा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे हॉस्पिटल में हमारे जो चिकित्सक जुड़े हैं, अभी हमारे जो 75 इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक हैं, उन्होंने भी एक प्रण लिया है, उन्होंने भी प्रतिज्ञा की है कि वो अपने क्षेत्र में कैंसर फ्री इंडिया के लिए मुहिम उन्होंने चलाना प्रारंभ कर दी है। कुछ लोगों ने स्लोगन चलाए हैं, कुछ लोग डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को इससे अवेयर कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हमारा इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सक, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कैंसर का इलाज यदि संभव है तो वो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में, क्योंकि एलोपैथी का तो हमें प्रोटोकॉल पता है
कि वही सर्जरी, वही कीमोथेरेपी, वही रेडिएशन, वही रिकरेंस और पेशेंट की लाइफ। हम किसी भी कैंसर को यदि हम अपने गूगल पे सर्च करें तो वो कैंसर ग्रसित मरीज की लाइफ 5 साल से ज़्यादा वो नहीं बताता है। और हम देखते हैं कि जब कैंसर होता है तो कुछ मरीज़ तो 4 महीने 6 महीने सर्वाइव करना ही मुश्किल पड़ती है। अपना ट्रीटमेंट करते करते 1 साल 1.5 साल के अंदर तो वो बहुत ही अंतिम स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो 2 साल निकालना या 3 साल निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, तो 5 साल तो बहुत बड़ी बात है। तो यही कहेंगे कि इस प्रकार से कैंसर जो हो रहा है वो लाइफ ख़त्म कर रहा है और साथ में तकलीफ़ें बढ़ा रहा है। तो हमें इन सब चीज़ पर गौर करने की आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक इस कैंपेन को हम आगे लेके चलें और कैंसर फ्री इंडिया हम बनाएं। मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, कई सवाल हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल होगा, जिस तरीके से कैंसर मुक्त भारत की ज़रूरत को आप देख रहे हैं सब, क्या लग रहा है वाकई भारत को कैंसर मुक्त बनाया जा सकता है? देखिए, सब कुछ संभव है। हम यदि प्रण कर लें तो हर चीज़ संभव की जा सकती है। जैसे मैंने बताया कि कैंसर के जो प्रमुख कारण हैं, यदि उसको ही हम रोक लगा दें, तंबाकू फ्री हम कर दें, तंबाकू का उपयोग बिल्कुल हम बंद कर दें, अल्कोहल का उपयोग हम बंद कर दें, कम कर दें, तो निश्चित ही कि हम कैंसर फ्री इंडिया कर सकते हैं। 50% कैंसर तो हम, सरकार चाहे तो उनके प्रयास से तंबाकू को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दे तो ही बचा जा सकता है। और अगर मैं खास तौर पे बच्चों का जिक्र करूं, जब एक जीवन की शुरुआत होती है तो क्या लग रहा है कैसे कैंसर जकड़ते चली जाती है? देखिए, मैंने अभी एक बात कही थी कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जीवन शैली है, यही सबसे बड़ी कैंसर की समस्या बनती जा रही है। आज हमारे जो युवा वर्ग है, पहले वो चाहता है कि वो अपने लाइफ को सेटल करे, मतलब पहले वो एजुकेशन करे, अपना ग्रेजुएशन पूरा करे, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करे, फिर वो नौकरी ढूंढता है, फिर वो एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद वो मैरिज करता है। तो हम कहते हैं कि जो मैरिज की एक जो एज होती है वो शहरों में तो बढ़ती ही जा रही है, 30 साल 35 साल एक नॉर्मल एज हो रही है। और उस स्थिति के अंदर जब इशू जब होता है तो उसके लिए भी हमें बहुत सारे चीज़ों का, हम बहुत सारे ऐसी मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आयरन है, फोलिक एसिड है, दूसरी चीज़ें हैं जो हम बाहरी रूप से हम देते हैं, जबकि वो सब खाने में हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें वो सब चीज़ मिल सकती है। हम इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, तो हम ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम कुछ तो चीज़ें ये होती हैं कि अधिकतर डिलीवरी जो हो रही है आज के समय के अंदर वो सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। तो सिजेरियन डिलीवरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज के समय में हमारा युवा वर्ग तकलीफ़ लेना नहीं चाहता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें वेट करना होता है, उसमें 1 दिन हो, 2 दिन होता है, 3 दिन वेट होता है, तकलीफ़ उसमें होती है। तो आज में हमारे जो युवा वर्ग है वो तकलीफ़ सहन नहीं करना चाहता है, वो सोचता है कि हम सिजेरियन ही कर दें। वो भी एक कारण है। दूसरा है कि जो बच्चा जो हमारा होता है, नवजात शिशु होता है, उसको माँ का दूध की आवश्यकता होती है। ब्रेस्ट फीडिंग उसको नहीं कराई जाती है, और ब्रेस्ट फीडिंग यदि सही रूप से ना कराई जाए तो भी एक कैंसर का कारण बनता है। हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसी भी माएँ आ रही हैं जिनकी एज 28 साल है और 30 साल है, उनको ब्रेस्ट नोड उनको हो गई है, ब्रेस्ट डक्टल कार्सिनोमा हो गया है। और देखिए कि 30 साल की एज के अंदर यदि उसको कैंसर हो जाता है, उसके डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं, कीमो कर देते हैं, उसकी लाइफ 30-32 साल में ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक कारण है। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्टर परमानंद चंद्रवंशी जी हैं, न्यू प्रिया क्लिनिक के फाउंडर हैं, झारखंड से हैं। वो लिखते हैं कि मेरा कहना है कि प्रचार प्रसार पर हम लोगों को इससे बचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जागरूकता ला सकते हैं, पर जो लोगों को खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, खेतों में ज़्यादा उपज के लिए रासायनिक खाद, दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दे रहे हैं, नशा के आदी हो चुके हैं, उन्हें कैसे छुड़ाया जाए? कौन सा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन दिया जाए, कृपया बताएं। ये हमारे जो डॉक्टर साहब जो परमानंद चंद्रवंशी जी हैं, हमारे कैंपेन से जुड़े हुए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, आज के समय में क्या है कि लालच बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है कि हम कम उत्पाद में ज़्यादा हम पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए आपने जैसे बताया कि हम लोग उसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पे हम इंजेक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं।
तो यही एक तो कारण है, यही सब कारण है जो कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो सबसे बड़ा कैंसर का कारण है वो हमारा मेटाबॉलिज्म है। हम जो खाते हैं और हम जो पचा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसी में ही कैंसर हो रहा है। तो हम इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन मेटाबॉलिज्म पर वर्क करती हैं और हमारी स्क्रोफ्लोस ग्रुप है, हमारी स्क्रोफ्लोस नंबर 1 मेडिसिन है, वो मेटाबॉलिज्म को प्योर करती है। तो यदि हम S1 हमारी जो पिल्स है उसको यदि हम खाने के पहले और S10 यदि खाने के बाद यदि रेगुलर यदि हम यूज़ करें तो कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच ही सकते हैं। और जो इस समय कोविड जो आया वो भी इम्यूनिटी कारण, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। हमारे खुद के अनुभव बताते हैं कि हमारे इस कोविड काल के अंदर हमारे पेशेंट्स, साथ में हमारा जो स्टाफ, हमारा पूरा परिवार, हम सब लोगों ने S1 का उपयोग करा, S10 का उपयोग करा और किसी को भी कोविड, हमारे हॉस्पिटल में हमारे स्टाफ को कोविड नहीं हुआ। वही कारण था कि स्क्रोफ्लोस-1 जो मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और कैंसर जैसी बीमारी से भी ये हमें मुक्त करती है। ओके, अगला क्वेश्चन अयोध्या से आया है। अयोध्या के लोग खास तौर पे बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है डॉक्टर सैयद तौफिल साहब का। वो कहते हैं कि सर मेरा सवाल डॉक्टर अजय हाडिया जी से है। कैंसर के कुछ मामले ऐसे होते हैं जो 5 साल के अंदर दोबारा उभरते हैं, जबकि कुछ तो दोबारा आने में 1 दशक से अधिक समय लग जाता है। सर सारे भारतवासियों को बताएं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा कैंसर को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब का अयोध्या से पहले तो मैं कहूँ श्री राम की नगरी है और मेरे सभी देशवासियों को मैं श्री राम के नाम से एक बार फिर नमस्कार करता हूँ। और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन्स में वो पावर है जो कैंसर को पूर्ण रूप से हराने में सक्षम है और इसके साक्षात परिणाम इस देवीलिया हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि ऐसा मरीज जिसको कैंसर मेटास्टेटिक कैंसर है और जिसे कह दिया डॉक्टर ने कि इसकी लाइफ ही कुछ ही दिनों की बाकी, महीनों की नहीं, कुछ दिनों की बाकी है, और हमने हमारा ट्रीटमेंट दिया, हमने उसका हमारा जो डाइट प्लान हमने उसको दिया और उसने लिया और हम देखेंगे कि उसका कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो, क्योर हो गया। और एक बार यदि कैंसर क्योर हो गया तो फिर दोबारा हमारी बॉडी में नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक बार इम्यून सिस्टम को यदि हमने बढ़ा दिया। इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन इम्यून सिस्टम को ही डेवलप करती है और उसको यदि हमने ठीक कर दिया, लिम्फ और ब्लड को ही हमने प्यूरिफाई कर दिया, तो वो कैंसर वहाँ से ठीक एक बार हो गया तो दोबारा कभी भी लौट के नहीं आएंगे। हमारे काउंट सीजरमैटी भी ये कहा है उन्होंने कि ऐसे पेशेंट को लंबे समय तक S1 का उपयोग यदि करने दिया जाए 10 साल तक यदि उपयोग करें तो कभी भी उन्हें कैंसर लौट के नहीं आएगा। तो हम यही कहते हैं कि हमारी लाइफ में यदि हम S1 को यदि हम एज ए मेडिसिन के रूप में, एज ए टॉनिक के रूप में यदि हम ले लें तो कैंसर होगा ही नहीं, और यदि हो गया तो वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो है मनीष राठौर जी का है। वो कहते हैं कि कैंसर कैसे होता है, सवाल पूछ रहे हैं, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से ही जल्दी कैसे ठीक हो सकता है। हाँ, देखिए अभी मैंने बताया कि कैंसर के कुछ नोन फैक्टर हैं, कुछ अननोन फैक्टर हैं। नोन फैक्टर में बताया कि टोबैको सबसे बड़ा, अल्कोहल सबसे बड़ा इसका एक कारण है। दूसरा पेस्टिसाइड्स हम जो भोजन के रूप में ले रहे हैं वो एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म जब गड़बड़ाता है, हम कहते हैं कि हमारे ब्लड लिम्फ जो होते हैं उसमें जब इम्प्योरिटीज आती है और कैंसर के जो सेल्स हैं, जो लिम्फ जो होता है, लिम्फ नोड्स होती हैं, हमारे शरीर में हजारों की संख्या में लिम्फ नोड्स हैं और वो लिम्फ नोड्स लिम्फ को फिल्टर करने का काम करती हैं। तो वो वहाँ पर किसी भी वजह से, कोई इन्फेक्शन होने की वजह से लिम्फ नोड्स में एक गांठ बन जाती है या कोई लीजन बन जाता है और वो कैंसर के रूप में हो जाता है। तो ये कैंसर हो गया और वो एक सिम्टम्स के रूप में हमारे शरीर के अंदर आता है। हमें भूख नहीं लग रही है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, ऐसी कोई बहुत सारे सिम्टम्स के रूप में आता है और हम जब जांच कराते हैं तो पता लगा कि ये कैंसर की नोड है, कैंसर का लीजन है। और हम इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन हम जब देते हैं तो हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है, एंटी हीमोरॉइड है, एंटी ऑक्सीडेंट है। ये इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन की खासियत है, क्योंकि हमारी मेडिसिन में एनर्जी है।
और एनर्जी का सर्कुलेशन यदि हम बढ़ा देते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो वहाँ की एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ने से वहाँ पे न्यूट्रिशन ब्लड का जाना फ्लो चालू हो जाएगा। कैंसर का ट्यूमर वहाँ से धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे न्यू सेल्स की ग्रोथ हो जाती है। हम देखते हैं कि एक बार यदि शरीर में कैंसर हो गया, कोई लीजन बन गया, कहीं नेक्रोसिस हो गया, तो वहाँ पर दोबारा से या तो कैंसर के सेल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होकर ट्यूमर, बड़ा ट्यूमर बना लेते हैं, या वहाँ पे एक लीजन बना लेते हैं, घाव बन जाता है, वो कभी ठीक नहीं होता है। परंतु इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन में वहाँ न्यूट्रिशन वाला खाना हम जब देते हैं, हमारी मेडिसिन जब वहाँ पहुँचाती है तो वो उस लीजन को ख़त्म करता है, वहाँ से नई सेल्स की ग्रोथ चालू हो जाती है और कैंसर ठीक हो जाता है। ओके, अगला सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। प्रदीप सोनी जी पूछ रहे हैं कि कैंसर रोग में इलेक्ट्रो होम्योपैथी आशा की किरण है। हालांकि ये एक जस्ट उन्होंने कमेंट किया है। और ऐसे में अगला सवाल है राकेश कुमार वर्मा जी का। वो लिखते हैं कि सर, इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर एमपी में है और एमपी में कैंसर राजगढ़ में है। मैं राजगढ़ ज़िले से हूँ और इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और आपसे मिलकर मेरे ज़िला में कैंसर के मरीजों के लिए एक कैंप किया जाए, ये मेरा निवेदन है। बहुत ही आपका सवाल बहुत अच्छा है और निश्चित आप प्लान करिए और हम कैंप करने आएंगे। हमने ये भी एक प्रण किया है कि हमने जो हमारे 75 हमने योद्धा हमने चुने हैं और ये यदि चाहें तो इनके क्षेत्र में, हर किसी के क्षेत्र में एक कैंप की प्लानिंग हम कर सकते हैं कि उनके क्षेत्र में जाके हम वहाँ पे कैंप लगाएं, डायग्नोसिस कैंप लगाएं और साथ के अंदर कैंसर को ठीक करने की हम वहाँ पर आप सबको जिम्मेदारी दें। ये भी एक प्रण हमारा है कि आगे हम ये सब चीज़ को डेवलप करेंगे। ओके, एक व्यूअर है, उनका सवाल है कि जो गरीब हैं वो आपके यहाँ कैसे ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मेरे छोटे भाई को भी माउथ कैंसर है पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए कि मैं ये आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। उसका रीज़न ये बता दें कि हमारा जो प्रोटोकॉल हमने बनाया है कि हम पेशेंट्स को 7 दिन अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। जनरली आप किसी भी अस्पताल के अंदर यदि किसी को फीवर होता है, डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है और कुछ बीमारी होती है, छोटा मोटा ऑपरेशन करता है, तो वो जब 7 दिन भर्ती रहेगा तो वहाँ पर उसका जो खर्चा होगा वही एक्सपेंस हमारे यहाँ पे आ रहा है। चूँकि हॉस्पिटल के अंदर हमने यहाँ पे बेड प्रोवाइड्स कर रखे हैं। हॉस्पिटल के अंदर हमारा जो पेशेंट जब एडमिट होता है तो उसको हम खाना भी हमारी तरफ से हम देते हैं और प्लस पूरा हम ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब एडमिशन से लेके उसको ट्रीटमेंट से लेके उसकी सब चीज़ों की हम व्यवस्था करते हैं। तो उसका जो मिनिमम एक्सपेंस है वही हम लेते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, मतलब हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा जो बहुत गरीब है, हमने एक प्रण किया है कि देवेले हॉस्पिटल में कोई मरीज यदि आता है तो वो बिना इलाज के, बिना ट्रीटमेंट के हम उसको नहीं जाने देते हैं। और अभी तक ऐसे ही हुआ है कि जितने ही मरीज आए हैं, कोई बोलेगा सर मेरे पास पैसा नहीं है, हमने उसका इलाज किया होगा, ज़रूर किया है। ऑलराइट, और ऐसे में आप सीधे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मून खान साहब लिख रहे हैं कि सर, जिन लोगों को स्टार्टिंग लेवल का कैंसर है उनको क्या प्राइमरी मेडिसिन दिया जाए? हाँ, देखिए मेडिसिन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोपैथी के अंदर तो बिल्कुल सब चीज़ बहुत ही सिंपल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। इलेक्ट्रोपैथी के अंदर तो हर चीज़ डायग्नोस करना भी आसान है और ट्रीटमेंट करना भी आसान है। प्लस यही है कि हमको किस डोज में दिया जाए, ये डोज ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो कैंसरोस ग्रुप की मेडिसिन है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, सबकी अलग अलग इसमें बताए हुए हैं कि कौन सी मेडिसिन किस आर्गन्स पे काम करती है, वो दिया जाता है। प्रिकॉशनली हम S1 S10 देते हैं, स्लास देते हैं, वाई देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमने कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को दी जाती है। और साथ के अंदर खाने का प्रतिबंध बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या चीज़ हमें खाना है और क्या चीज़ हमें नहीं खाना है। तो हमें हाई प्रोटीन डाइट को बिल्कुल बंद करना है, अल्कलाइन्स डाइट हमें लेना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। हमारे खाने के अंदर हमें गेहूं को पूर्ण रूप से बंद करना है।
देखिए गेहूँ जो होता है, वीट होता है, उसमें ग्लूटीन होता है, और आज से 100 साल पहले तो हमारे यहाँ गेहूँ उत्पादित नहीं होता था। हमारे किसान मैक्सिमम मक्का, ज्वार और बाजरा का ही अपने खेतों में लगाते थे। परंतु ये जो गेहूँ आया है ये विदेश से आया है, और इसी ने ही इस कैंसर को हमारे यहाँ पर फैलाया है। तो गेहूँ का उपयोग पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, अल्कलाइन डाइट ली जाए, तो इस प्रकार से हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। हालांकि कुछ ही समय रह गए हैं और ऐसे में लगातार कई सवाल आ रहे हैं, और ये जो सवाल था ये खास तौर पे आजम खान साहब की तरफ से था जो अयोध्या से हैं, और वो आगे ये जो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि आज डोर टू डोर कैंपेन करते समय एक पेशेंट मिला जिसको माउथ कैंसर है। आगे वो अपने कमेंट में लिखते हैं कि प्लीज़ अयोध्या में बहुत ज़रूरी है कैंप, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, देखिए अयोध्या के हमारे पास बहुत सारे मरीज आए हैं और बहुत सारे मरीज आते रहते हैं। तो मुझे भी लगता है कि अयोध्या वाला क्षेत्र जो है, प्रतापगढ़, अयोध्या, रायबरेली इलाके में कैंसर के काफ़ी मरीज हमारे क्षेत्र में, हमारे अस्पताल में आते हैं। तो निश्चित डॉक्टर साहब आप प्लान करिए और हम श्री राम के दर्शन भी करेंगे और आपके यहाँ पे हम एक कैंप भी लगाएंगे। और राइट, और एक अगला सवाल हरमन सिद्धू जी का है। वो एक तो पूछ रहे हैं कि हाउ टू कंसल्ट सर, और फिर इसके साथ वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि सर अप्रॉक्स कितना एक्सपेंस होता है 7 डेज? हाँ देखिए, आपने जो हॉस्पिटल में हम जो प्रोटोकॉल हमने जो बनाया है, हम लोग जनरल वार्ड हमने बनाया है। वो जनरल वार्ड के अंदर भी बहुत स्टैंडर्ड वार्ड है वो जनरल वार्ड भी, जिसके अंदर बेड्स से लेके हर चीज़, टॉयलेट अटैच है, सब सुविधाएं वहाँ पे है। जनरल वार्ड का एक्सपेंसेस जो आता है 7 दिन का, वो 40 से 50 हज़ार के बीच होता है। यदि प्राइवेट, सेमी प्राइवेट रूम लेंगे, प्राइवेट रूम लेंगे, डिलक्स रूम लेंगे, उसके बाद उसके एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। मिनिमम जो एक्सपेंसेस जो आएगा 7 दिन का, वो 40 से 50 हज़ार के बीच में आता है। और ऐसे में कुछ सवाल अब मैं चाहूँगा कि जनरल पर्सपेक्टिव में लिया जाए। अभी जब आपसे बात हो रही थी तो प्राकृतिक को लेकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी स्टेप लेने की ज़रूरत है, और ऐसे में आम लोगों की भी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव की ज़रूरत है। किसानों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जो आपसे अभी हुई वो ये कि किसानों को ख़ास तौर पे जो लालची वाली जो एक प्रवृत्ति है, जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, जो शॉर्टकट फार्मूला है, इस चीज़ को लेकर क्या एड्रेस करना चाहेंगे साहब? आप देखिए कि आज के समय के अंदर मुद्रा जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। वो सभी के लिए है, हमारे लिए भी है, हमारे किसानों के लिए भी है, क्योंकि उनको भी अपना जीवन यापन करना है, बच्चों को पढ़ाना है, सभी को पैसे की आवश्यकता है। तो इसके लिए हर किसान भी चाहता है कि वो कम स्पेस में, कम जगह के अंदर वो खेती करे और अधिक से अधिक उत्पादन करे, और इसके लिए ही उसे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये तो है ही। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जिस प्रकार से खाद पर, रासायनिक खादों पर जो सब्सिडी दे रही है, उसको सब्सिडी को कम करते हुए वो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए किसान खुद कर सकता है। किसान के यहाँ पशु होते हैं, गोवर्धन होता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। किसान ये दे कि वो MSP दे, जैसे MSP के बाद अभी किसान करता है, तो ये दे कि भाई हमें हम जो रासायनिक खाद वाला गेहूँ यदि हम 2,000 रुपये क्विंटल या 2,200 रुपये क्विंटल खरीदते हैं, तो सरकार उसको 3,500 या 4,000 रुपये क्विंटल भी इसको डबल दाम में ले, तो वो सही रूप से वो भोजन उस व्यक्ति को मिलेगा, हमारी देश की जनता को मिलेगा, और वो कैंसर जैसे रोग से बचेंगी, और वो उसको देने में, खर्च करने में कोई भी उनको आपत्ति नहीं होगी। अभी जब आपसे डिस्कशन चल रही थी तो आपने एक शब्द का जिक्र किया कि एक समय था जब मक्का जो है आम जीवन के खान पान में एक प्रायोरिटी के तौर पे नज़र आती थी, पर जैसे जैसे समय बदलता गया वो प्रायोरिटी से खिसकता चला गया। खास तौर पे क्षेत्रीय खान पान को बढ़ावा देने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्रीय खान पान का तो ये आवश्यक है। मैं ये कहूँगा कि राजस्थान के अंदर यदि बाजरा ज़्यादा पैदा होता है तो वहाँ के लोग बाजरा का इस्तेमाल अभी भी करते हैं। हमारे जो पर्वतीय इलाके हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर ऐसी मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, वहाँ पे लोग मक्का लगाते हैं और वहाँ पे मक्का का उपयोग करते हैं। परंतु हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे पूरा पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम गेहूं का उपयोग कर रहे हैं। और वहीं पर हम कहेंगे पंजाब के अंदर तो सबसे ज़्यादा कैंसर पंजाब, जैसे अभी बताया कि राजगढ़ ज़िले में कैंसर है, तो इस प्रकार से पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर फैल रहा है। तो ये कारण है कि वही पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो यही एक सब कारण है। तो हम ये कहेंगे कि रासायनिक खेती को छोड़कर हम यदि प्राकृतिक खेती की ओर हम बढ़ जाएंगे तो हम कैंसर से
बच सकते हैं। ऑल राइट। और मुझे लगता है कि भारत जो है युवाओं का देश है, और ऐसे में युवाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि जिस तरीके से वो अपनी जीवन शैली में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक ट्रेंड बनता जा रहा है। उनको लगता है कि जब हाथ में सिगरेट होगा तो हम बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत स्मार्ट नज़र आएंगे। सर जरा मैं जानना चाहूँगा, जो नशीले पदार्थ है जिससे कि सिगरेट हो गया, शराब हो गया, हुक्का हो गया, तंबाकू, गुटखा, सुपारी, ये तमाम चीज़ें जो है बॉडी के किन किन पार्टों से सीधा कोरिलेट करती है और डैमेज करती है? देखिए, जो टोबैको को हम जो बात करेंगे, जो नशीली चीज़ें जो हम जो टोबैको किसी भी रूप में हम ले रहे हैं, स्मोकिंग के रूप में ले रहे हैं या हम खाने के रूप में ले रहे हैं, चबाने के रूप में ले रहे हैं, तो इसका सीधा जो इफ़ेक्ट जो है वो हमारे शरीर के, हमारी जो ग्लैंड्स होती है, सलेवरी ग्लैंड्स होती है, उसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा होता है। और जब ग्लैंड्स पे होती है तो ग्लैंड पूरे शरीर के अंदर उसका अब्जॉर्प्शन करती है। तो अलग अलग चीज़ों में कहेंगे कि जो तम्बाकू जो है वो ओरल कैंसर, लैरिंक्स कैंसर, फेरिंक्स कैंसर, साथ में टंग कैंसर, बकल म्यूकोसा, ये सब पैदा करती है। अल्कोहल का हम यूज़ करें, शराब का देखें तो वो स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर, लीवर कैंसर, पेनक्रियास कैंसर को इससे ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो यही सब चीज़ों को बंद किया जाए तो कैंसर से बचा जा सकता है। राइट। और यहाँ पे डॉक्टर आशीष सर लिख रहे हैं कि द ह्यूमन स्पिरिट इज स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग दैट कैन हैपन टू इट, जस्ट वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ कैंसर। फिर आगे वो अपने कमेंट में लिखते हैं कि यू कैन बी अ विक्टिम ऑफ कैंसर और अ सर्वाइवर ऑफ कैंसर, इट्स अ माइंडसेट। सो कई कमेंट यहाँ पे लगातार मिल रहे हैं। एक और यहाँ पे सरवन वाली जी लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सर। आगे वो लिख रहे हैं पंजाब में भी एक कैंप लगाया जाए। हाँ, बिल्कुल स्वागत है, आप प्लान करिए, ज़रूर हम आएंगे। और मेरा इस अवसर पर एक और मैंने प्रण लिया हुआ है, और जो इंटर डिपार्टमेंट कमेटी है उसको मैंने एक खुला पत्र लिखा है। इसके पहले भी हमने डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर को लिखा था। हमने ये सरकार से कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन्स को सरकार अडॉप्ट करे, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार किसी भी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करे और रिजल्ट देखे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। ऐसे केसेस जहां पर एलोपैथी के द्वारा सर्जरी कर दी गई है, कीमोथेरेपी कर दी गई है, रेडिएशन कर दी गई है और उनका कोई इलाज नहीं है, पेशेंट को मॉर्फिन पे ले लिया गया है, एक तो वो मरीज, उसको देखें कि हम उन पे हमारी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन कितना काम कर रही है, कितना हम उनकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कितनी लाइफ प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। एक इसका वो डाटा कर ले, सर्वे कर ले। दूसरा, ऐसे पेशेंट जिसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, केवल हमने सिटी स्कैन, एंडोस्कोपी से, MRI से हमने डायग्नोस कर लिया है कि इसको कैंसर है, बिना बायोप्सी वाले उन मरीजों का हम इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट करें और देखें कि जिनका हमने एलोपैथी उपचार किया है, जिनकी सर्जरी की है, कीमो किया, रेडिएशन किया है, और एक जिनका कोई इलाज नहीं हुआ है, उसको इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन्स कितनी लाइफ प्रोलॉन्ग करती है, ये खुद उसको देखे। क्योंकि हमारे पास हज़ारों पेशेंट का डाटा देविलिया हॉस्पिटल में उपलब्ध है, और जहाँ पर हमारा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और देश के कई एम्स हॉस्पिटल बोलते हैं कि ये कैंसर का इलाज अब उपलब्ध नहीं है, उस कंडीशन में मरीज़ हमारे पास में आते हैं और यहाँ से बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करके इन 7 दिनों में ही जाते हैं। तो ये सरकार खुद देख ले कि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन में कितनी पावर है, और सरकार इस सिस्टम को अपने अडॉप्ट करे, और यदि हर कैंसर हॉस्पिटल में एक इलेक्ट्रोपैथी का एक सेंटर खोल दिया जाए तो निश्चित ही कि हम हजारों लाखों रोगियों का इलाज करके उनको जीवन को संवार सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। अगला सवाल आवेश काजी साहब लिखते हैं कि सर क्या आप अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लोगों के लिए भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? अगर हम आए तो क्या मुझे ट्रेनिंग मिलेगी? हाँ, बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। हमने पिछले 2 बार हमने इसका प्रयास किया। दुर्भाग्यवश कोविड काल में ही ये हमने स्टेप लिया था। कुछ हमारे डॉक्टर्स आए थे, परंतु जो हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। परंतु निश्चित ही कि देविलिया हॉस्पिटल द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी का भी हमने स्थापित किया है। एक 5 एकड़ लैंड के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक मेडिकल कॉलेज हमने इलेक्ट्रोपैथी का बनाया है,
चूँकि अभी तक हम वहाँ पर कोई भी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से लेके पैथोलॉजी से लेके फार्मेसी लैब से लेके सब चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो निश्चित है कि किया जा सकता है यदि हमारे डॉक्टर्स यदि इसमें इंटरेस्ट लें। चूँकि जब ट्रेनिंग होगी तो हम सोचेंगे कि हम 2 दिन की ट्रेनिंग या 5 दिन की ट्रेनिंग से हम कुछ कर पाएंगे। इसके लिए कम से कम आपको 1 साल के लिए तैयार होना चाहिए। यदि आप 1 साल अपने जीवन का देते हैं तो निश्चित ही कि आप हज़ारों लोगों का जीवन सेव कर सकते हैं और अपनी भी सब चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रोपैथी को अपने जो मुकाम तक जो पहुंचना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए, वो हो सकता है। परंतु उसके लिए वही है कि एक सही एजुकेशन, सही ट्रेनिंग की इसमें आवश्यकता है और उसके लिए NIH और देविले हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार है। ऑलराइट, डॉक्टर परमानंद जी का एक और सवाल यहाँ पे है। वो कह रहे हैं कि जूम कॉल मीटिंग किया जाए, आपका क्या कहना है? साथ ही वो ये भी लिख रहे हैं कि झारखंड में भी एक कैंप किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जूम मीटिंग का हमने प्लान किया हुआ है और बहुत जल्दी आप और हम मिलके एक जूम मीटिंग करेंगे और एक दूसरे से हमारे जो विचार है उसको हम शेयर करेंगे। ऑलराइट, और डॉक्टर आशीष सर यहाँ पे लिख रहे हैं कि सर हमें इस अभियान में आगे क्या स्टेप लेना है? देखिए, डॉक्टर आशीष तो इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, इस हॉस्पिटल की बैकबोन है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, MBBS हैं और इतने क्वालिफिकेशन करने के बाद वो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैंसर के मरीजों को कैसे मैनेज करना है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक यही मैंने भी बात कही कि NIH में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है, उनके एजुकेशन को हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है। सही रूप से आपको यदि गाइडेंस मिल गया, एजुकेशन मिल गया तो सब कुछ किया जा सकता है। तो डॉक्टर आशीष का सहयोग और हर चीज़ तो बिल्कुल कैंसर मरीजों के लिए मिल ही रही है। और मुझे लगता है कि बहुत ही ख़ास तौर पे एक ऐसे व्यूवर हैं जो पेशेंट के बारे में जानकारी चाहते हैं। वो ये सवाल लिख रहे हैं कि सर क्या ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है? मैं पंजाब से हूँ और सभी रिपोर्ट भी है मेरे पास। हाँ, देखिए कि ऑनलाइन कंसल्टेशन तो हम करते हैं। हमारे मरीज, जितने भी मरीज होते हैं, जब हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं, हम उनकी रिपोर्ट्स अपने यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू, हम ईमेल के थ्रू हम बुलवाते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद फिर हमारे पेशेंट बोलते हैं कि वो इस कंडीशन में नहीं कि वो नहीं आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए कि पेशेंट का इलाज एडमिट करके हम इसलिए करते हैं कि हमें उसमें 100% रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखेंगे मेरे पीछे कुछ चीज़ें दी हुई, आप दिखाएंगे इनको कि आप देखेंगे ये जो एक आपको एक तस्वीर दिख रही है जिसमें 7 चक्र दिख रहे हैं। जो इलेक्ट्रोपैथी के अंदर जो 7 चक्र हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ये 7 चक्र होते हैं, ये 7 चक्र 7 ग्लैंड से जुड़े हुए हैं और 7 ग्लैंड्स हमारे हर ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। और इन्हीं चक्रों के एनर्जी के सर्कुलेशन में कम ज़्यादा यदि होता है तो हमें डिसीज़ होती है। तो इसके अंदर हमने बताया है कि कौन से चक्र के बैलेंस होने पे क्या बीमारी नहीं होगी और कौन सा यदि बैलेंस नहीं तो क्या बीमारी हो जाएगी। तो इसके द्वारा हम कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो एनर्जी बेस है। तो हमारे पास एक बायो इमेजिंग एनर्जी स्कैन मशीन है, वो हमारे इन चक्रों को स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद बताती है कि कैसे हम इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन का एनर्जी लेवल बढ़ता है। वो सब यहाँ पे साइंटिफिक रूप से हमने प्रूव किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद है कि हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, उनकी पोजीशन है, नाड़ी होती है ना, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ऑलराइट, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल की तरफ यहाँ से सीधे रुक करेंगे। सवाल ये कि जिस तरीके से अगर मैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल का जिक्र करूँ, कई तरह तरह के कैंसर केसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जो उम्र है, किस तरह की उम्र में किस तरह के केसेस विशेष तौर पे यहाँ पे देखने को मिला है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो माउथ कैंसर, ओरल कैंसर के जो केस हैं वे यंगस्टर्स हैं, जिनकी एज मैं कहूँगा कि 18 साल 20 साल से चालू होके वो 35 साल और 40 साल के बीच के अंदर मैक्सिमम ओरल और माउथ कैंसर के पेशेंट आते हैं। इसमें मैं फीमेल पेशेंट की बात करूं, जो लेडीज़ होती हैं उनको जो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विस कैंसर के जो केसेस हैं, वो केसेस हम देखते हैं कि 30 साल से लेकर 45 साल की एज के अंदर ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा लीवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, कोलोन कैंसर, इसका हम देखते हैं
तो इनका भी जो एज जो आता है वो 40 से लेके 55 या 60 तक होता है। और ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर जो ये कहेंगे कि 65 साल या 70 साल के बीच जो केसेस होते हैं वो बनिस्बत कम है। यदि आपने 70 साल की एज यदि क्रॉस कर ली है तो कैंसर जैसे प्रोस्टेट है या जो चीज़ें हैं ये होती है, परंतु कम है। तो जनरली जो कैंसर जो हो रहा है वो 20 साल से लेकर 60 साल की एज में ज़्यादा है। क्योंकि ऐसे भी केस हमारे पास आते हैं जो 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उनको ल्यूकेमिया हो गया है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो अब तो हम ये कहेंगे कि इन बच्चों को ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कारण होता है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स से वो जेनेटिक रूप में वो बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिसपे हम जब पेशेंट से पूछते हैं तो पता लगता है कि उनको दादी को कैंसर था, उनके फादर को कैंसर था और उनका जो पोता है 20 साल का उसे भी कैंसर हो गया। मतलब परिवार में पोते को, पिता को और दादी को, मतलब वो उनके जीन से के थ्रू इधर हो गया। तो ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कैंसर के सेल्स हमारे डीएनए को बदल देते हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन में वो ताकत है जो डीएनए को चेंज कर देती है। जो डीएनए चेंज होता है तो पूर्ण रूप से कैंसर क्योर होता है। तो ये केवल ईएस मेडिसिन में ही पावर है। ऑलराइट, अगला सवाल है, क्या हम लोगों को भी आपके यहाँ की बनी दवा मिल सकती है? डॉक्टर परमानंद जी का सवाल है ये। देखिए सर कि अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, हमारे ही इलेक्ट्रोपैथिक ईएच की हॉस्पिटल में लैब है, उसी में हम तैयार कर रहे हैं। और हम अभी इतना ही काम कर पा रहे हैं कि वो मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल तक ही और हमारे मरीजों तक ही पहुंच पा रही है। अभी हमने इसका बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हमने प्रोडक्शन करना चालू नहीं किया है क्योंकि हमारा उद्देश्य मेडिसिन सेल करना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पहले आप लोग यदि सही रूप से ट्रेनिंग ले लें, आप आ जाएं 1 साल के लिए ट्रेनिंग ले लें, फिर हम आपको मेडिसिन उपलब्ध कराएं, फिर आप उसके रिजल्ट लें तो 100% जैसे देवलिया हॉस्पिटल काम कर रहा है वैसे ही आप अपने रांची में, झारखंड में आप वहाँ भी इसी प्रकार से काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे फ्यूचर प्लान है कि हम ज़रूर इस पे भी हम काम करेंगे। 1-2 सवाल और आखिर में ले लेते हैं। डॉक्टर आशीष जी लिख रहे हैं कि सर आईडीसी के लिए देवी अहिल्या क्या कर रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोपैथी की रिकग्निशन के लिए देवी अहिल्या हॉस्पिटल ने आईडीसी को कभी लेटर लिखा है। हमने आईडीसी के जो उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनसे हम मुलाकात किया है और उनको ये कहा है कि आईडीसी देवी अहिल्या हॉस्पिटल का दौरा करे और हमारे रिकॉर्ड को वो देखे, हमारे जो लाइव पेशेंट हैं उनको वो देखे, एक टीम बनाए और हम कैसे काम कर रहे हैं, किस स्टेज के मरीज आ रहे हैं उसको देखे और हमारा रिकॉर्ड देखे कि हमारे पास कितने पेशेंट हमने ठीक किए हैं। एक तो ये हमने उनसे कहा है। दूसरी बात हमने कही है कि आईडीसी और डीएचआर, डिपार्टमेंट हेल्थ रिसर्च, कोई भी हमें सरकारी अस्पताल कैंसर का दे, वहाँ पर उनके ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे, मशीनें उनकी होंगी, ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोपैथी का होगा, टीम देवी अहिल्या की होगी। वहाँ पर कैंसर के मरीजों का इलाज करके हम प्रूफ कर देंगे कि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन्स कैंसर को ठीक करती है, कैंसर के मरीजों की लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है, उनकी तकलीफ़ों को कम करती है। ये हम प्रूफ कर देंगे। साथ में अन्य जो बीमारियां हैं जिसको हम बोलते हैं कि जो ठीक नहीं हो सकती हैं, जैसे रीनल डिसीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, अन्य जो बीमारियां हैं उस पर भी उसको ठीक किया जा सकता है। तो इन सभी के लिए सरकार इस पे आवश्यक कदम उठाए और हम उस पे खरा उतरने के लिए देवी अहिल्या की पूरी टीम तैयार है। और आखिर में एक सवाल और ले लेते हैं। हरमन सिद्धू जी आगे अपने कमेंट में लिख रही है कि बायोप्सी नहीं करवाई है अभी फादर की। बहुत ही अच्छी बात, आपने बायोप्सी नहीं कराई है तो ये हम कहेंगे कि बायोप्सी करते से ही कैंसर की स्टेज चेंज हो जाती है और कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है। तो आपने बायोप्सी नहीं कराई है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैं कहूँगा कि आप 30% अपने फादर की लाइफ को आपने और प्रोलॉन्ग कर दिया है कैंसर केवल बायोप्सी नहीं करने से। एक सवाल और ले लेते हैं बिकॉज अभी जस्ट आया है। सर, लोग कैंसर के नाम सुनते ही पेशेंट के माइंड और इम्यूनिटी लेवल गिर जाता है, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं
वही आते हैं कि एक बार हमको पता लग गया कि इस मरीज को कैंसर है, तो उसके फादर, उसके मदर, उसके ब्रदर, उसकी फैमिली में सोचते हैं कि अब इसकी लाइफ ही गिनती की बची हुई है, और वहीं से हमारा इम्यून सिस्टम और कम हो जाता है। तो हमें इससे डरना नहीं है, और कैंसर को ठीक किया जा सकता है अपने खान पान में परिवर्तन करके, और उससे निजात पाई जा सकती है, क्योंकि देवले हॉस्पिटल में ऐसे मेटास्टेटिक कैंसर के मरीज भी यहाँ पे ठीक हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। हम ये कहते हैं कि 4 महीने में हमारे शरीर का ब्लड पूरा चेंज होता है। हमारे शरीर के 2 साल के अंदर हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स में नई सेल्स डेवलप हो जाती है। जब 2 साल में नया शरीर बन सकता है तो निश्चित है कि 2 साल के अंदर कैंसर को पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो ऐसे भी रिजल्ट हैं जो 2 महीने और 3 महीने में कैंसर ठीक हो गया है। तो इसमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण है, और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। हालांकि हमारे व्यूअर्स के सवाल नहीं कम रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आखिर सवाल ले रहा हूँ, लेकिन एक सवाल और यहाँ पे आ गया जो बहुत बेसिक है और मुझे लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण भी है। सवाल ये है कि सर, पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर के बारे में खुलकर बताएं। ये सवाल सरवन वाली जी का है। देखिए कि पेन एंड पैलिएटिव केयर जो है, हम ये बोलते हैं कि कैंसर की जब शुरुआत होती है, कैंसर जैसे ही डायग्नोस होता है, जैसे ही उसकी बायोप्सी होती है, और हम जब सर्जरी के अलावा हम उसकी कीमोथेरेपी कर रहे हैं या हम उसका रेडिएशन कर रहे हैं, ये सब पैलिएटिव केयर में आता है। हम यदि टाटा हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ का जो उनकी फाइल में लिख देते हैं, यदि कीमोथेरेपी कर रहे हैं, कि पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर मीन्स ये है कि कैंसर मरीजों का हम वो इलाज कर रहे हैं, पैलिएटिव केयर हम वो दे रहे हैं जिसके अंदर पेशेंट की कम तकलीफ़ों में लाइफ को प्रोलॉन्ग करना है। तो कीमोथेरेपी यही करती है कि कीमोथेरेपी हम देते हैं, हम 3 महीने 6 महीने हम कीमोथेरेपी देते हैं। कुछ समय के लिए कैंसर के जो लीजन होते हैं कम होते हैं, और कुछ समय बाद वो रिकरेंस हो जाता है और फिर से कैंसर आ जाता है। और जब कैंसर फिर से आता है तो फिर उसको मॉर्फिन पे हम लेके आते हैं। तो मॉर्फिन मतलब ये एक लास्ट, जब डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये इनको दीजिए और घर ले जाके सेवा करिए, उस स्टेज के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अभी हाल ही के अंदर इम्यूनोथेरेपी का भी बहुत दौर चल रहा है, टारगेट थेरेपी दे रहे हैं। अब पेशेंट बोलता है कि साहब कीमोथेरेपी मैंने ली है और इसके बाद मैंने टारगेट थेरेपी ली है। टारगेट थेरेपी क्या है? टारगेट थेरेपी भी कीमोथेरेपी ही है, कीमोथेरेपी है। रेडिएशन भी कीमोथेरेपी है। और हम जो कर रहे हैं, हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन है वो हर ऑर्गन्स पे काम करती है। मतलब सही रूप से तो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन को टारगेट थेरेपी हमें बोलना चाहिए। इम्यूनोथेरेपी कर रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी में पेशेंट का वही ब्लड लेके वापस से हम दे रहे हैं, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। और इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन मेटाबॉलिज्म को ठीक कर रही है और कैंसर को ठीक कर रही है। ऑलराइट, एक सवाल और यहाँ पे मनोज सिंह ठाकुर जी का है कि सर, क्या देवी अहिल्या का कोई ब्रांच भी है इंडिया में? नहीं, देवील्य हॉस्पिटल का पूरे इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है। एकमात्र देवील्य हॉस्पिटल इंदौर में काम कर रहा है। और आखिर सवाल एक और यहाँ पे आ गया है कि सर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर्स को भी ब्रांच दे दीजिए, कुछ ऐसा उन्होंने लिखा। देखिए, मैंने बताया ना, जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आप 1 साल की ट्रेनिंग के लिए आप तैयार होजिए, और आप 1 साल की ट्रेनिंग ले लेंगे तो निश्चित है कि हम चाहते हैं कि एक देवील्य हॉस्पिटल कैंसर फ्री इंडिया नहीं कर सकता है। इसके लिए तो सरकार का साथ जरूरी है। सरकार अपने हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोपैथी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करे, और साथ में हमारे इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर वहाँ पर जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर उनका सहयोग हमेशा मिले, क्योंकि सरकार के साथ भी काम करना है तो वहाँ पे हजारों की संख्या में इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर की आवश्यकता होगी, वही काम करेंगे। यदि पैलिएटिव केयर या कैंसर का ट्रीटमेंट हम यदि सरकार अडॉप्ट करती है तो वहाँ भी हमारे इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर ही वहाँ पर काम करेंगे। तो निश्चित है कि आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता, आप ट्रेनिंग लीजिए और आप वहाँ पे सेंटर खोल सकते हैं। कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके सवाल रह गए हैं, और माफ़ी चाहूँगा, समय की इजाज़त यहाँ पे हमें कुछ और का है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर अजय आगे सर, अब मैं जानना चाहूँगा, जो 75 जो कैंसर, खास तौर पे जो कैंसर फ्री इंडिया जो कैंपेन है, उसके लिए जो 75 योद्धा, विशेष तौर पे भारत का 75 वर्ष हो गया, इस उपलब्धि को लेकर 75 योद्धा को तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में उन योद्धा से आज के दिन आपका मैसेज अल्टीमेट क्या होगा? देखिए, मेरा तो मैसेज यही है कि हमारे जो भी 75 योद्धा जो हुए हैं, ये ऑटोमेटिक हमसे जुड़े हैं,
हमने आवेदन दिया, निवेदन किया और वो हमसे जुड़े। तो किसी भी काम के लिए यदि खुद इनिशिएटिव लेते हैं तो निश्चित ही उसमें सफलता मिलती है। तो हमारे उन 75 जो हमारे योद्धा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके देवी अहिल्या के साथ उन्होंने काम स्टार्ट किया है। तो निश्चित ही कि मैं आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप अपने क्षेत्र में कैंसर फ्री इंडिया के लिए आप कैंपेन करें। उसके लिए जो भी मदद की आवश्यकता होगी, देवी अहिल्या हॉस्पिटल उस मदद के लिए तैयार है। और आप सब लोग चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के अंदर कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, आप निश्चित करिए, हम वहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल होंगे और उसको सफलतापूर्वक हम करेंगे। धन्यवाद। और आप सबने इतनी मुझे समय दिया, इतनी बातें सुनी और इन सब बातों को आप अन्य लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।